साथियों, ड्रैगन के साम्राज्य में अब पराजय की गाथा लिखी जाने वाली है। जी हां, आपकी श्रवण शक्ति बिल्कुल सटीक है। 150 राफेल और 60 सुखोई 57 विमानों ने चीनी खेमे में ऐसी थरथराहट पैदा कर दी है कि उनकी निद्रा पूरी तरह उड़ चुकी है। पड्डी डी हौसी मुल्क पाकिस्तान का आकाश अब स्थायी रूप से प्रतिबंधित होने की कगार पर है। 10 S-400 प्रणालियों की मदद से हिंदुस्तान ने अपनी सीमाओं पर एक ऐसी अभेद्य वायुमंडलीय सुरक्षा कवच तैयार कर ली है जिसे भेदना किसी भी पक्षी के लिए भी दुष्कर होगा। नीले समंदर की अतल गहराइयों से लेकर सियाचिन की बर्फीली वादियों तक अब केवल तिरंगे की शान ही परिलक्षित होगी। 40 एमका और 200 तेजस विमानों की सहायता से भारतीय नभसेना ने ऑपरेशन महाकाल का आगाज कर दिया है। यह वह सैन्य अभियान है जिसकी गूंज सुनकर अमेरिका और रूस जैसे सामर्थ्यवान राष्ट्र भी अचंभित रह गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 500 से अधिक युद्धक विमानों की रूपरेखा देखकर संपूर्ण विश्व सन्न रह गया है। वैश्विक मानचित्र पर एक अत्यंत व्यापक परिवर्तन घटित होने वाला है। एक ऐसा उलटफेर जो महाशक्ति कहलाने वाले देशों की कूटनीतियों को कचरे के डिब्बे में डाल देगा। तो मित्रों, क्या है यह समूची वृहद योजना? वास्तव में किस प्रकार भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों का अस्तित्व मिटाने की तैयारी पूर्ण कर चुका है? क्या है विस्तृत समाचार? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रस्तुति में प्राप्त होगी, अतः आप इस विवरण को अंत तक अवश्य ध्यानपूर्वक देखें। परंतु बंधुओं, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भारतीय फौज के इस नवीन और आक्रामक स्वरूप को देखकर हर्षित हैं तो तत्काल इस वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी अनुभाग में जय हिंद, भारत माता की जय अवश्य अंकित करें। इसके अतिरिक्त यदि आपने अब तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो अभी सदस्यता वाला बटन दबाएं और सूचना घंटी को सक्रिय कर लें। साथ ही आप राष्ट्र के किस हिस्से से यह प्रस्तुति देख रहे हैं, अपने नगर का नाम भी साझा करें। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, पूर्व में हम सुरक्षा के संदर्भ में थोड़े रक्षात्मक रहा करते थे। हमारा बीता हुआ कल साक्षी है कि हमने कभी पहल नहीं की। हम सदैव बचाव वाली स्थिति में रहते थे। जब शत्रु प्रहार करता था तभी हम प्रत्युत्तर देते थे। किंतु वर्तमान में जो सूचना प्राप्त हुई है उसने दिल्ली के गलियारों से लेकर बीजिंग के सत्ता केंद्रों तक खलबली मचा दी है। यह समाचार केवल कुछ शस्त्रों के क्रय विक्रय का नहीं है, अपितु यह एक ऐसी गुप्त योजना के उजागर होने की बात है जिसे भारतीय वायुसेना ने आगामी दशक हेतु निर्मित किया है। रातों रात सारे समीकरण परिवर्तित हो गए हैं। सरहद पर जो शत्रु कल तक अपनी भीड़ के बल पर हमें डराते थे, आज उनके यंत्रों पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें समझने में उनके पसीने छूट रहे हैं। साल 2025 के समापन तक भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब संघर्ष बराबरी का नहीं होगा, बल्कि अब युद्ध केवल एक तरफा वर्चस्व का होगा। नभमंडल में एक ऐसा व्यूह रचा जा रहा है जिसमें प्रविष्टि तो सुगम होगी किंतु जीवित बाहर आना असंभव। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह रूपरेखा क्या है जिसमें 500 से अधिक नवीन युद्धक विमानों का जिक्र हो रहा है? क्यों अचानक रूस के सर्वाधिक घातक फाइटर जेट की बातें पुनः तीव्र हो गई हैं? क्या भारत वास्तव में 10 S-400 तंत्र तैनात करने जा रहा है? और सबसे प्रधान प्रश्न, क्या हमारी स्वदेशी संस्थाओं में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि वे विदेशी हवाई जहाजों की छुट्टी कर सकें? इन तमाम ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस विवरण में आगे प्रदान करेंगे और उस कड़वे यथार्थ से रूबरू कराएंगे जिसे अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे ओझल कर दिया जाता है। बात की शुरुआत धरातल की वास्तविक परिस्थिति से करते हैं। विगत 10 वर्षों से रक्षा विशेषज्ञों, वायुसेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों और सामरिक मामलों के लेखकों के मध्य एक ही चर्चा दबे स्वर में हो रही थी, और वह विषय था क्षीण होती सैन्य शक्ति। जी हां मित्रों, सुनने में थोड़ा अप्रिय लग सकता है, किंतु सत्य यही है कि हमारी नभसेना, जिसे हम आसमान का राजा मानते हैं, वह एक अत्यंत संकटापन्न दौर से गुजर रही थी। यह जोखिम किसी प्रक्षेपास्त्र या विस्फोट का नहीं, बल्कि स्वयं की घटती हुई तादाद का था। इसे सरल शब्दों में ग्रहण कीजिए। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान और चीन, इन दोनों पड़ोसियों से एक साथ मुकाबला करने हेतु, यानी द्विपक्षीय युद्ध के लिए कम से कम 42 टुकड़ियों की आवश्यकता होती है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं। यानी स्थूल गणना करें तो हमें करीब 750 से 800 फाइटर जेट्स सदैव क्रियाशील अवस्था में चाहिए। किंतु वास्तविकता क्या थी? हकीकत यह थी कि पुराने पड्डी देते MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे जहाजों के सेवा मुक्त होने के कारण हमारी टुकड़ियों की संख्या घटकर 30 से 31 के मध्य आ गई थी। यह वह कालखंड था जब चीन और पाकिस्तान अत्यंत प्रसन्न थे। रावलपिंडी और बीजिंग के वायु अड्डों पर उत्सव मनाए जा रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि भारत अब दब जाएगा, भयभीत हो जाएगा। चीन ने अपनी सरहदों पर अपने J-20 अदृश्य फाइटर जेट्स का जमावड़ा बढ़ा दिया था। वह हमें धमकियां दे रहा था।
उधर पाकिस्तान, जो स्वयं दरिद्रता से जूझने के बाद भी चीन से दान में प्राप्त J-17 लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन ऐसे कर रहा था मानो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड जीत लिया हो। हमारे शत्रु यह मान बैठे थे कि भारत के पास विमान चालक तो साहसी हैं, परंतु संचालन हेतु यंत्र कम पड़ रहे हैं। वे यह विस्मृत कर गए थे कि सिंह जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह पलायन के लिए नहीं, बल्कि एक विशाल और घातक छलांग लगाने हेतु ऐसा करता है। मौन का अर्थ निर्बलता नहीं था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कक्षों में पूरी रात जलती रोशनी के नीचे एक ऐसा गुप्त खाका बुना जा रहा था जिसकी सूचना न अमेरिका के जासूसों को मिली, न पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था को, और न ही चीन के जासूसी विभाग को। प्रशासन और वायुसेना ने मिलकर यह संकल्प ले लिया था कि अब काम चलाऊ व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। अब हमें मरम्मत नहीं चाहिए। अब हमें पूर्ण रूप से नवीन युद्ध मशीनरी की आवश्यकता है। अब हम इक्का दुक्का विमान लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, अपितु पूरा भंडार निर्मित करेंगे। यह जो 500 नवीन लड़ाकू विमानों का सांख्यिकीय डेटा सामने आया है, ये कोई आकस्मिक अंक नहीं है साथियों। ये उस जोखिम का करारा जवाब है जो हमारे ऊपर मंडरा रहा था। सोचिए जरा, 500 युद्धक जहाज, ये तादाद इतनी विशाल है कि इसमें कई मुल्कों की संपूर्ण वायुसेना समाहित हो जाए। ये केवल पुराने विमानों की प्रतिपूर्ति नहीं है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के कायाकल्प का मानचित्र है। यह योजना इसलिए रची गई है ताकि यदि भविष्य में चीन लद्दाख में कोई शरारत करे और उसी घड़ी पाकिस्तान कश्मीर में कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास करे, तो भारत को यह चिंता न करनी पड़े कि मैं अपने विमान किस सीमा पर नियुक्त करूं। हमारे पास इतना सामर्थ्य होगा, इतनी मशीनें होंगी कि हम एक साथ दोनों मोर्चों पर दोनों शत्रुओं को धूल चटा सकें। और तदुपरांत भी हमारे पास सुरक्षित कोष में इतने विमान शेष रहेंगे कि कोई अन्य देश हस्तक्षेप करने का साहस न करे। यहाँ एक और तथ्य समझना अत्यंत आवश्यक है, और वह है संख्या का अपना एक विशिष्ट गुण होना। प्रायः कहा जाता है कि गुणवत्ता महत्व रखती है, किंतु रणभूमि में तादाद भी ईश्वर समान होती है। जोसेफ स्टालिन ने एक बार कहा था कि संख्या में अपनी एक अलग ही श्रेष्ठता होती है। यदि आपके पास विश्व का सर्वोत्कृष्ट विमान है, किंतु वह मात्र एक है, और विरोधी के पास 10 सामान्य श्रेणी के विमान हैं, तो वे 10 मिलकर उस अकेले को घेर कर धराशायी कर देंगे। भारत इस संकट को पहचान चुका था। हमें राफेल जैसी श्रेष्ठता भी चाहिए थी और तेजस जैसी प्रचुरता भी। और यह जो नया विशाल अधिग्रहण प्रस्ताव लीक होकर सार्वजनिक हुआ है, यह उसी रणनीति का अंग है। हम अब वैरी को अवसर नहीं देंगे, हम उसे नभ में ही दबोच लेंगे। इस प्रधान योजना के पीछे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। 2025 का परिवर्तित होता भू राजनीतिक परिदृश्य। आज संग्राम मात्र सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, आज युद्ध तकनीक और आपूर्ति श्रृंखलाओं से लड़े जाते हैं। यूक्रेन और रूस के संघर्ष ने पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ाया कि जिसके पास आयुधों का असीमित संग्रह है, वही अंत तक टिका रहेगा। भारत ने इस सीख को बहुत गंभीरता से आत्मसात किया है। हम अब अमेरिका या रूस की तरफ नहीं ताक सकते कि जंग छिड़ने पर वह हमें कल पुर्जे उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए इस 500 विमानों की सूची में एक बहुत बड़ा भाग मेक इन इंडिया का है। हम अपनी शर्तों पर, अपनी माटी पर अपने नागरिकों द्वारा निर्मित शस्त्रों से संग्राम करेंगे। ये मात्र सेना को बलवान बनाने की बात नहीं है, ये राष्ट्र के गौरव और स्वावलंबन की नवीन शपथ है। शत्रु के खेमे में जो आज खामोशी छाई है, वह इसी ब्लूप्रिंट का परिणाम है। चीन को अब आभास हो रहा है कि वह जिस भारत को 1962 की दृष्टि से देख रहा था, वह 2025 का नया हिंदुस्तान बन चुका है। एक ऐसा भारत जो सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर संवाद करता है, और यदि आवश्यकता पड्डिड ही तो नेत्र निकाल लेने की शक्ति भी रखता है। पाकिस्तान की तो चर्चा ही व्यर्थ है। उसके जासूसी यंत्र अब भारतीय सरहद की ओर ताकने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि अब वहां केवल पुराने MiG-21 नहीं उड़ रहे। वहां कुछ ऐसा निर्मित हो रहा है जो रडार पर पश्चात में प्रकट होता है और विनाश पहले कर देता है। तो अंततः इस 500 के तिलिस्मी अंक में कौन कौन से वे दिव्य अस्त्र समाहित हैं जो हमारी वायुसेना को संसार की तृतीय सबसे बड़ी शक्ति बनाने जा रहे हैं। इस तालिका में सर्वोपरि नाम उस योद्धा का है जिसने आगमन के साथ ही अंबाला से लेकर हाशिमारा तक अपनी गर्जना से दुश्मनों की छाती दहला दी थी। चलिए अब रहस्य हटाते हैं उस प्रथम नाम से। 150 से अधिक राफेल नभ का नूतन सम्राट। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं उस विमान की जिसने बीते कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना का संपूर्ण प्रभाव ही परिवर्तित कर दिया है। राफेल। जब 36 राफेल हिंदुस्तान आए थे तो शत्रु के खेमे में व्याकुलता फैल गई थी, किंतु अब जो सूचना है वह 36 की नहीं अपितु 150 से अधिक राफेल की है। यह संख्या सुनते ही किसी भी विरोधी की आत्मा कांप सकती है।
2025 के पश्चात की रणनीति में राफेल को भारतीय वायुसेना की मुख्य रीढ़ स्वीकार किया जा रहा है। किंतु प्रश्न यह है कि आखिर इतने अधिक राफेल क्यों और यह 150 का लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा? इसे बारीकी से ग्रहण करें मित्रों। भारतीय वायुसेना को 114 नवीन बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों की, जिसे MRFA कहते हैं, अत्यंत दरकार है। इस प्रतियोगिता में कई दावेदार थे। अमेरिका के F-15 और F-21, स्वीडन का ग्रिपिन और रूस के जहाज। किंतु राफेल ने जो दक्षता लद्दाख की दुर्गम चोटियों से लेकर मरुस्थल की भीषण उष्णता में प्रदर्शित की है, उसने इसे सबकी मुख्य प्राथमिकता बना दिया है। इसका रखरखाव सुगम है, रसद व्यवस्था पहले से व्यवस्थित है और हमारे पायलट इसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना सीख चुके हैं। विवरणों के अनुसार भारत 114 जेट्स के इस अनुबंध में राफेल को ही सबसे प्रबल प्रत्याशी मान रहा है। इसके अतिरिक्त नौसेना को भी अपने युद्धपोत INS विक्रांत हेतु लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता थी। वहां भी राफेल एम ने सफलता प्राप्त कर ली है। तो यदि आप वायुसेना के 36 पुराने, 114 नवीन संभावित आदेश और नौसेना के 26 विमानों को सम्मिलित कर दें तो यह संख्या 150 के पार पहुंच जाती है। 150 राफेल का अर्थ समझते हैं आप। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास आकाश से आकाश में प्रहार करने वाली मिट्योर मिसाइलों के 150 प्रक्षेपण स्थल होंगे। वह मिसाइल जिसके आगे चीन की PL-15 और पाकिस्तान की MRIM कहीं नहीं ठहरती। नो एस्केप जोन, अर्थात बचाव का कोई मार्ग नहीं। यदि एक बार राफेल ने अपने यंत्र पर शत्रु को चिन्हित कर लिया तो फिर उसका रक्षक केवल ईश्वर है। राफेल की सबसे विशिष्ट बात है इसका ओमनी रोल होना, यानी एक ही गश्त में यह जासूसी भी कर सकता है, आकाश में दूसरे विमान को ध्वस्त भी कर सकता है और धरातल पर अचूक बमबारी भी कर सकता है। इसमें समाहित स्पेक्ट्रा युद्ध प्रणाली इसे शत्रु के रडार की पकड़ DDH से दूर रखती है। विचार कीजिए, जब 150 राफेल भारतीय सरहदों की रखवाली करेंगे तो क्या किसी में यह साहस होगा कि वह हमारी ओर कुदृष्टि डाले? यह वह बल है जो अकेले ही रण का परिणाम पलटने की क्षमता रखता है। 60 सुखोई 57, रूस का अदृश्य व्याघ्र। अब उस समाचार पर आते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सबको विस्मित कर दिया है। पूर्व में खबरें आई थीं कि भारत ने रूस के साथ 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट कार्यक्रम से हाथ पीछे खींच लिए हैं। किंतु सुरक्षा की दुनिया में ना कभी स्थायी नहीं होती। नवीन विवरण और सामरिक आवश्यकताएं संकेत दे रही हैं कि भारत 60 सुखोई 57 पर पुनः मनन कर सकता है या इसे अपनी सूची में स्थान दे सकता है। यह खबर चीन के J-20 विमान के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। सुखोई 57 रूस द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भयावह और उन्नत स्टील्थ फाइटर है। स्टील्थ अर्थात वह तकनीक जिससे रडार पर विमान परिलक्षित नहीं होता या अत्यंत क्षीण दिखता है। अब आप पूछेंगे कि जब हमारे पास राफेल है और हम स्वयं अपना विमान बना रहे हैं तो फिर रूस के द्वार जाने की क्या आवश्यकता? इसका उत्तर है समय और तकनीकी श्रेष्ठता। हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का विमान एम का आने में अभी कुछ विलंब है, किंतु चीन ने अपने J-20 की तैनाती सीमा पर बढ़ा दी है। इस अंतराल को पाटने हेतु सुखोई 57 एक अचूक बाण सिद्ध हो सकता है। इसकी खूबी यह है कि यह सुपर मैन्यूरेबल है, यानी नभ में यह ऐसी मुद्राएं बना सकता है जो भौतिकी के सिद्धांतों को ललकारती हैं। इसकी गति ध्वनि की चाल से दुगनी से भी अधिक है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें ढोने की सामर्थ्य है। कल्पना करें एक ऐसा विमान जो रडार पर ओझल रहे, जो क्षण भर में दिशा परिवर्तित कर ले और जो ऐसी मिसाइल छोड़े जिसकी गति को अवरुद्ध करना नामुमकिन हो। 60 ऐसे जहाजों का समूह यदि भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से चीन की नभ शक्ति को चुनौती देगा। रूस भी भारत को यह विमान प्रदान करने हेतु लालायित है, क्योंकि उसे विदित है कि भारतीय वायुसेना के पास जाते ही इस विमान की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाएगी। भारत हेतु यह अनुबंध इसलिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि हमारे पास पूर्व से ही सैकड़ों सुखोई 30 MKI उपलब्ध हैं। रूसी तकनीक के साथ हमारा सामंजस्य पुरातन है। हमारे वैमानिक और अभियंता रूसी यंत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में निपुण हैं। यदि ये 60 सुखोई भारत आते हैं तो इनमें ब्रह्मोस NG यानी अगली पीढ़ी की मिसाइलें संयोजित की जाएंगी। स्टील्थ फाइटर और ब्रह्मोस का संगम वह विनाशकारी दृश्य होगा जिसकी कल्पना मात्र से शत्रु कांप उठेगा। 60 सुखोई 57 रूस का अदृश्य शिकारी। दोस्तों, आक्रमण हेतु विमान तो अनिवार्य हैं, किंतु अपने गृह की रक्षा हेतु चाहिए एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच, और वह कवच है S-400 ट्रम्फ, विश्व का सर्वोपरि वायु रक्षा तंत्र।
आधिकारिक तौर पर भारत ने रूस से 5 रेजिमेंट S-400 का समझौता किया था, जिनमें से अधिकांश की प्राप्ति हो चुकी है और वे अपने स्थानों पर नियुक्त भी हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान की सरहद पर इनकी तैनाती ने पहले ही शत्रु के हौसले पस्त कर दिए हैं, किंतु खबरों में 10 इकाइयों की चर्चा हो रही है। इसका अर्थ है कि भारत अपनी सुरक्षा को दुगना करने के विचार में है। यदि भारत के पास 10 S-400 रेजिमेंट होती हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि पाकिस्तान का संपूर्ण वायु क्षेत्र और चीन का तिब्बत वाला भूभाग पूरी तरह से हमारी निगरानी में होगा। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। यह मात्र प्रक्षेपास्त्र नहीं, अपितु एक संपूर्ण संजाल है। इसमें लगे रडार 600 किलोमीटर की दूरी से ही शत्रु के विमान, मिसाइल या ड्रोन को चिन्हित कर लेते हैं। चाहे वह कितना भी अदृश्य होने का पाखंड करे, S-400 की दृष्टि से बचना असंभव है। इस स्थिति की कल्पना करें। शत्रु का विमान उड़ान भरता है और जैसे ही वह अपने धावन पथ से नभ में ऊपर उठता है, हमारे रडार पर चेतावनी प्रज्वलित हो जाती है। वह अभी अपनी सीमा के भीतर ही होता है कि S-400 से छूटी मिसाइल उसे हवा में ही भस्म कर देती है। इसे कहते हैं वायु क्षेत्र की पूर्ण पाबंदी। पाकिस्तान के हवाई पट्टियों पर खड़े विमान अब उड़ान भरने से पूर्व 100 बार चिंतन करेंगे। यह प्रणाली एक साथ 80 लक्ष्यों को भेद सकती है, यानी यदि शत्रु समूह में भी आक्रमण करे, तब भी S-400 उन सब का संहार कर देगा। यह भारत की वह अभेद्य नभ छत है जिसके साए में हम और आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। 210 तेजस MK-1A और MK-2 स्वावलंबन की नवीन उड्डान। मित्रों, विदेशी उत्पादों पर आश्रित रहना अब अतीत की बात हो गई है। 2025 का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर उड्डाना जानता है और इस उड्डान का प्रतीक है तेजस। एक काल था जब लोग तेजस का उपहास उड़ाते थे, कहते थे कि यह कभी उड़ान नहीं भरेगा। आज वही तेजस विश्व के अनेक राष्ट्रों की इच्छा सूची में है। भारतीय वायुसेना के इस महाखाके में सर्वाधिक संख्या इसी स्वदेशी सेनानी की है। लगभग 210 तेजस विमान आने वाले समय में हमारे अंबर की रक्षा करेंगे। इसमें 2 प्रारूप सम्मिलित हैं। प्रथम है तेजस MK-1A। भारत ने 83 ऐसे विमानों का आदेश पूर्व में ही दे दिया था और अब 97 और जहाजों के ऑर्डर की बात चल रही है। ये वे जहाज हैं जो हमारे वृद्ध हो चुके MiG-21 बायसन का स्थान लेंगे। MK-1A में वह समस्त खूबियां हैं जो एक आधुनिक फाइटर में अपेक्षित होती हैं। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रडार, नभ में ईंधन ग्रहण करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। यह आकार में लघु है, जो रडार पर कम दिखाई देता है, किंतु कार्य अत्यंत विशाल करता है। इसे हल्का युद्धक विमान पुकारा जाता है, परंतु इसकी प्रहार क्षमता अत्यंत भारी है। किंतु असली पासा पलटने वाला होगा तेजस मार्क 2। यह MK-1A का ज्येष्ठ भ्राता है। यह अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ निर्मित होगा, अधिक भार यानी शस्त्र ढोने में सक्षम होगा और इसकी पहुंच भी अधिक विस्तृत होगी। इसे मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 के प्रतिस्थापन हेतु बनाया जा रहा है। विवरणों के अनुसार वायुसेना को ऐसे कम से कम 100 से अधिक विमानों की दरकार होगी। तेजस मार्क 2 साढ़े 4 पीढ़ी का विमान होगा, जो राफेल की क्षमताओं के अत्यंत समीप होगा, किंतु भारतीय निर्मित के गौरव के साथ। 210 तेजस विमानों का तात्पर्य है कि हमें कल पुर्जों हेतु किसी अन्य राष्ट्र के समक्ष अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं होगी। संघर्ष के काल में सबसे बड़ी बाधा आपूर्ति की होती है। यदि विमान अपने देश में निर्मित है, तो हम मनचाहे संख्या में मिसाइलें, बम और अंग बना सकते हैं। यही स्वावलंबन वास्तविक शक्ति है। तेजस में प्रयुक्त होने वाली अस्त्र मिसाइलें भी घरेलू हैं, यानी विमान भी अपना, प्रक्षेपास्त्र भी अपना और लक्ष्य वैरी का। यह मिलन पाकिस्तान की निद्रा भंग करने हेतु पर्याप्त है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भारत अब एक दीर्घकालिक संघर्ष हेतु सुसज्जित हो रहा है। 40 M का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्वरूप। अब भविष्य की बात करते हैं। वह भविष्य जो अब अत्यंत निकट है। भारत का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रकल्प M का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का अदृश्य फाइटर जेट है। समाचारों और योजनाओं के अनुसार प्रारंभ में 40 M का विमानों यानी 2 स्क्वाड्रन को सम्मिलित करने का विचार है, जो कालांतर में और बढ़ेगा। M का मात्र एक जहाज नहीं, भारत की एक उद्घोषणा है कि हम तकनीक में अमेरिका और चीन से तनिक भी पीछे नहीं हैं। इसकी सर्वप्रमुख खूबी इसका स्टील्थ डिजाइन है। इसके आयुध बाहर नहीं दिखते, बल्कि विमान के अंतः भाग में सुरक्षित रहते हैं, ताकि रडार की लहरें इससे टकराकर प्रतिध्वनित न हो सकें। यह शत्रु के क्षेत्र में प्रविष्टि कर विध्वंस कर सकता है और प्रतिपक्षी को झांत भी नहीं होगा कि उस पर प्रहार किसने किया।
40 एमका की प्रथम खेप मार्क 1 संस्करण की होगी, जिसमें अमेरिकी G414 इंजन प्रयुक्त होने की संभावना है। किंतु इसके पश्चात के मार्क 2 संस्करण में भारत का अपना इंजन संयोजित करने की तैयारी है। एमका में छठी पीढ़ी की भी कुछ प्रणालियां समाहित की जा रही हैं, जैसे कि निर्देशित ऊर्जा शस्त्र, लेजर आयुध और मानव रहित सहयोगियों को नियंत्रित करने का कौशल। यानी एक एमका उड़ेगा और उसके संग कई ड्रोन उड़ेंगे जो उसके निर्देश पर प्रहार करेंगे। चीन अपने J-20 को लेकर अत्यंत दंभ भरता है, किंतु विशेषज्ञों का मत है कि एमका की संरचना और तकनीकी उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है। जब 2030 के आसपास ये 40 एमका भारतीय आकाश में गर्जना आरंभ करेंगे तो एशिया में शक्ति का संतुलन पूर्णतः भारत के पक्ष में झुक जाएगा। यह विमान भारत को उन विशिष्ट 4-5 मुल्कों की श्रेणी में खड़ीडीढा कर देगा जिनके पास स्वयं का स्टील्थ फाइटर निर्मित करने का ज्ञान है। साथियों, अब जरा इस समूचे पैकेज को सामूहिक रूप से देखें। 150 से अधिक राफेल, 60 सुखोई 57, 10 S-400 प्रणालियां, 200 से अधिक तेजस और 40 एमका। ये मात्र संख्याएं नहीं हैं, यह एक मारक मिश्रण है। पाकिस्तान की वायुसेना जो F-16 और चीन के प्रदत्त J-17 थंडर के भरोसे है, इस सामर्थ्य के सम्मुख कहीं नहीं ठहरती। उनकी संपूर्ण वायुसेना हमारी इस नवीन शक्ति के आधे हिस्से के बराबर भी नहीं है। वहीं चीन जो अपने संख्या बल पर अभिमान करता है, उसके लिए भी यह अत्यंत दुखद समाचार है। चीन के वायु ठिकाने तिब्बत के ऊंचे पठार पर स्थित हैं, जहां की अधिक ऊंचाई के कारण उनके विमान पूर्ण वजन और ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकते, जबकि हमारे ठिकाने समतल क्षेत्रों में हैं, जहां से हमारे जहाज पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। ऊपर से राफेल और S-400 की उपस्थिति ने चीन की इस भौगोलिक दुर्बलता को उसकी सबसे बड़ी पराजय में परिवर्तित कर दिया है। भारत की यह सज्जा दर्शाती है कि हम अब दो तरफा युद्ध की बात से विचलित नहीं होते, बल्कि उसके लिए पूर्णतः सुसज्जित हैं। यह 500 जहाजों का बेड़ा मात्र आत्मरक्षा हेतु नहीं है, यह हिंद महासागर से लेकर हिमालय के शिखरों तक भारत के आधिपत्य को स्थापित करने हेतु है। संसार देख रहा है कि कैसे एक शांतिप्रिय राष्ट्र अब अपनी सुरक्षा हेतु वज्र धारण कर रहा है। तो मित्रों, यह था भारतीय वायुसेना का वह महाप्रारूप जो आने वाले काल में एशिया का परिदृश्य बदल देगा। यह तैयारी है एक नवीन हिंदुस्तान की, जो किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किंतु यदि कोई उसे उकसाए तो उसे क्षमा भी नहीं करता। जिस गति से ये निर्णय लिए जा रहे हैं और जिस प्रकार स्वदेशी और विदेशी तकनीक का सटीक सम्मिश्रण तैयार किया जा रहा है, वह समय दूर नहीं जब हमारी नभ सेना विश्व की सर्वाधिक पराक्रमी वायुसेना कहलाएगी। शत्रु अपनी साजिशें रचता रहे, किंतु उसे यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि भारत की चाल अब पलट चुकी है। आपका इस विशाल योजना के विषय में क्या मत है? क्या आपको प्रतीत होता है कि सुखोई 57 को इस तालिका में जोड़ना उचित निर्णय होगा, या हमें पूर्ण रूप से अपने एमका पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए? और क्या 10 S-400 प्रणालियां चीन की प्रत्येक चाल को विफल करने हेतु पर्याप्त हैं? अपनी स्पष्ट राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। प्रत्येक टिप्पणी हमारे लिए मूल्यवान है। दोस्तों, इस प्रस्तुति को निर्मित करने में अत्यंत परिश्रम और शोध लगा है। यदि आपको यह सूचना रोचक लगी, यदि आपके हृदय में भी राष्ट्र प्रेम की लहर उठ रही है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों, स्वजनों और हर उस समूह में प्रेषित करें जहां भारत की चर्चा होती है। इसे इतना प्रसारित करें कि शत्रु राष्ट्र के जनमानस भी देखकर समझ जाएं कि भारत अब प्रबुद्ध हो चुका है। और हाँ, प्रस्थान से पूर्व चैनल की सदस्यता लेना कदापि न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रक्षा और राष्ट्र से जुड़ी ऐसी ही प्रभावशाली खबरें लाते रहते हैं। भेंट होगी आगामी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।